Annual rental payable at the beginning of each year is 5,000. Useful of equipment was 8 years. And interest rate implicit in the lease was 25%. Fair value of the equipment was 17037. The lease contains the purchase option to be exercised as 700. It is reasonably certain that option will be exercised by lessee. Year end of lease is lessee is 31 December. Lease amortization schedule बनाना था. Extract from the lessee statement of financial position बनाने थे. Disclosure of lease in notes to the financial for the year ended 31 December 2004. हो गया था? और बोलो तो सही. चलो जी, अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5A. Noman Engineering entered into lease agreement arrangement for which the following information is available. Fair value of asset is 20 million. एसेट की फेयर वैल्यू क्या है? 20 मिलियन. किस दिन एग्रीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2009 को. लीज पेमेंट क्या है जी? 25 लाख, लेकिन सेमी एनुअल है. इससे पहले हम एनुअल पेमेंट पढ़ते रहे हैं, आज है सेमी एनुअल. मैंने कहा था हर सवाल में एक नया पंगा आएगा, तो आज वो पंगा आ गया. ठीक है जी. इन अरियर्स का मतलब क्या है? शुरू पे कि एंड पे? एंड पे. एसिड की लाइफ क्या है? 8 साल. और इंटरेस्ट 13.731%. और लीज टर्म क्या है? हाँ जी, अब बताएं जरा. डेप्रिसिएशन 8 साल पे कि 6 साल पे? क्या क्या देखेंगे? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप है कि नहीं है. अगर तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होती तो क्या करते? यूजफुल है. और दूसरी ऑप्शन परचेज ऑप्शन अगर होती तो क्या करते? हाँ, उन दोनों सूरतों में क्या करते? यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है. तो अब क्या अज्यूम करेंगे फिर? ना ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ना ही परचेज ऑप्शन है. तो अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको एसेट को 6 साल पे डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. समझ लगी? नीचे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, देन इग्नोर इट. इट मींस अज्यूम नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एट द एंड ऑफ दिस टाइम. कोई ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन की बात भी नहीं की. समझ लगी? अब उसने मांगा है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन लेसीज बुक फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2010 एंड 30 जून 2011. लेकिन ये पार्ट ए करने से पहले क्या करना पड़ेगा? 3 काम करने पड़ने आपको. पहला काम लीज पेमेंट, दूसरा काम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, तीसरा काम वो टेबल. तीनों काम जरा जल्दी कर ले शाबाश. अच्छा, यहाँ पे नोट कर ले बच्चों, बचपन की बातें हैं कि अगर आपकी एनुअल इंस्टॉलमेंट ना हो तो याद है बच्चों क्यू में पढ़ा था आर ओवर एम और आर ओवर एम. कितने याद रहना है, बचपन की बातें नहीं ना याद. वेरी गुड. ये होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ठा करके सच बोलना. हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर ओवर एम डिवाइडेड बाय आर ओवर एम पावर एम एन. यहाँ पे एम से मुराद ये है कि साल में कितनी दफा किस्तें जमा हो रही हैं. तो कितनी दफा जमा हो रही हैं? एम की वैल्यू क्या होगी बच्चों? अगर वो कहता है मंथली है तो फिर एम की वैल्यू क्या होती? 12. अगर वो कहता है क्वार्टरली है तो एम की वैल्यू क्या होती? 4. तो बच्चों आर और एम से मुराद है जो रेट है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे और फिर वही 2 ऊपर नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई होगा. कैसे? लीज टर्म कितने साल है? तो 6 सालों में कितनी किस्तें होंगी? 12. 2 कितने के हैं? तो बच्चों पावर में 12 आना चाहिए कि 6 आना चाहिए? जितनी किस्तें हैं पावर में वो आनी चाहिए. समझ आ रही है? चलें शाबाश, ये जरा चीजें निकालें. लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करें, जल्दी करें. पेपर लेके चलेंगे तो फिर आने का दिन नहीं आ रहा. अगले दिन क्लास अपनी दूर होगी. तेरा करो वापस आने तेरी नहीं करो.
आईफोन की क्या थी, आईफोन ऐड ना ना तो रैम की मदद रहा लोगों ने काफी देने लगा क्यों करो इनकी निकलेंगे टिकट का मसला नहीं था, फसला फसलें काटने का मसला था। अब उनके यहाँ तो फसला काट के जा रहे हैं टिकट के भाई। हाँ जी, लीज पेमेंट क्या आएगी बच्चों? 30 मिलियन ऐसी है। अच्छा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 20 मिलियन, और यही उसकी फेयर वैल्यू है और यही उसकी कैश प्राइस होगी, ऐसी है। कैश प्राइस हम बना दें कि आज अभी इसी वक्त हमारे पास अगर पैसे होते तो कितने पैसे देंगे, एसिड हम कैश पे ले लेते, तो डेफिनेटली जितनी फेयर वैल्यू होगी उतने हम पैसे देंगे। वो बोलो तो सही, ठीक हो गया। तो बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आपकी फेयर वैल्यू के बराबर आ रही है। सबने आंसर निकाल लिया। अगला काम आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। अब टेबल में आपने बात याद रखनी है कि टेबल आपका शुरू कहां से होगा, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। तो क्या है जी डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और किस अमाउंट से शुरू होगा, आवाज नहीं आई, 20 मिलियन से शुरू होगा, ऐसी है। कहां से शुरू होता है ये, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से शुरू होता है, ठीक हो गया। ओके। अब बच्चों यहाँ पे मसला ये है कि साल में दो किस्तें हैं। साल में अगर मैं 20 मिलियन का 13.73% लूं तो जो सूद आएगा वो साल का आएगा। कब किसका आएगा, किस ड्यूरेशन का आएगा, क्योंकि रेट आपका क्या है, पर एनम। तो जब आप उस वैल्यू को 13% से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल का इंटरेस्ट आना है, 6 महीने का नहीं आना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसको दो पे डिवाइड कर देंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा। उस समझ आ गई बात। ये वाली चीज पहले सवालों से डिफरेंट है। पहले सवालों में कभी ऐसी हरकत हमने नहीं की थी, ये हरकत हम पहली दफा कर रहे हैं, ठीक है जी। हर सवाल में नई बात है और उस बात को अपनी अच्छी तरह से समझना। अगर ये हो जाए तो क्या करेंगे, अगर ये हो जाए तो क्या करेंगे, परचेज ऑप्शन आ जाए तो क्या करना है, परचेज ऑप्शन नहीं है तो क्या करना है, किस्तें एनुअल है तो क्या करेंगे, सेमी एनुअल है तो क्या करेंगे। अभी मंथली या क्वार्टरली की बात नहीं हुई। अच्छा जी, तो बच्चों आपने ये 25 लाख रुपया एडवांस में पे करना है कि एंड पे, एंड पे। तो इसका मतलब ये हुआ अगर 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर पेमेंट किस तरीके होनी है, 6 महीने बाद, मतलब 31 दिसंबर 2009 वाले दिन, ऐसी है। अब बोलो तो सही। अच्छा, तो उस पेमेंट में सूद कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे, 20 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 13.73%, जो आंसर आएगा उसको दो पे डिवाइड करेंगे, 1373100, ठीक हो गया। अब 25 लाख में से बच्चों वो माइनस करेंगे, जो बच जाएगा वो प्रिंसिपल रीपेमेंट होगी, और वो आप माइनस करेंगे लोन में से तो रिमेनिंग लोन आ जाएगा। तरीका समझ आ गया। अब मसला ये है कि आपने सारा स्केड्यूल जो है वो 6 साल का नहीं बनाना, 6 साल का, मतलब 6 साल का बनाने का मतलब ये होगा कि 12 किस्तें, कितनी किस्तें, 12 किस्तों की जरूरत नहीं है। अब आपने देखना ये है कि आपको कितने साल की कैलकुलेशन करनी है, वो आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। समझ आ रही बात, आपने कितने साल का डाटा प्रेजेंट करना है, 10 का और 11 का। तो आप टेबल कहाँ तक बनाएंगे, 11 तक नहीं बनाएंगे बच्चों, अब 12 तक बनाएंगे। कहाँ तक बनाएंगे, 12 तक क्यों बनाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में जाके आपको पता चलेगा, 12 की वैल्यू बनाएंगे तो पता चलेगा उसमें करंट पोर्शन कितना है, और बात समझ लगी है। अगर 10 और 11 की एंट्रियां मांगी हैं तो आपने टेबल कहाँ तक बनाना है, 12 तक बनाना है। हजम शुद्ध। चलो जरा 12 तक टेबल बना लो।
हाँ जी। क्या करें, शाबाश। 30 जून 12 तक आपने टेबल बनाना है। बना लिया। अच्छा, आपको पता ना बच्चों, ये पहले कॉलम का टोटल आएगा लीज पेमेंट के बराबर, दूसरे कॉलम का टोटल आएगा इंटरेस्ट के बराबर, और तीसरे कॉलम का टोटल आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के बराबर। याद है ना सब कुछ? ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और एंड पे जाके वो जीरो आ रहेगा। तो ठीक है। अच्छा जी। अब जब ये तीनों काम आपने कर लिए, अब पार्ट ए पढ़े। पार्ट ए में उसने क्या मांगा है? प्रिपेयर जनरलिटीज इन द लेसिस बुक फॉर द ईयर यानी 30 जून 2010। अब बच्चों यकम जुलाई 9 को जो साल शुरू हुआ है वो डेफिनेटली 30 जून 10 पे खत्म होगा। ऐसे ही है। तो पहली एंट्री किस तारीख को होगी? यकम जुलाई 2009 को। क्या एंट्री होगी? तो राइट, राइट टू यूज डेबिट और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। यकम जुलाई 2009 की एंट्री होगी। फिर उसके बाद, अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन साल बाद नहीं होनी, 6 महीने बाद होनी। ऐसी है। और याद रखना बच्चों, जिस दिन आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे, क्या उसी दिन पेमेंट करनी है या अगले साल के शुरू में करनी है? उसी दिन करनी है। तो पेबल नहीं आना। समझ आ गई बात? तो बच्चों एंट्री क्या होगी थी? लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये वाली 31 दिसंबर 2009 वाली एंट्री बच्चों, ये यहां से पता चल रही है। क्या क्या डेबिट हो रहा है? लीज लाइबिलिटी इससे डेबिट, इंटरेस्ट इससे डेबिट, और कैश इससे क्रेडिट। 31 दिसंबर 2009 वाले दिन ये एंट्री होगी। कर ली। फिर उसके बाद बच्चों 30 जून 2010 वाले दिन ये एंट्री होगी। लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। ये हो गई। और डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी बच्चों? डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे? और डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? हम्म। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट।
है नहीं? 2010 की एंट्री समझ आ गई है। अब 2011 में पहले दिन कोई एंट्री नहीं होनी, क्योंकि अगले साल दोबारा एसेट लेना है। एसेट तो एक दफा ले लिया, बात खत्म। हाँ, 2011 में बच्चों 6 महीने बाद एंट्री होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, और कैश क्रेडिट। जी, मोहम्मद इब्राहिम नुमान सप्लाई। एंट्री समझ आई आपको? ठीक है जी। और 30 जून 11 वाले दिन ये एंट्री होगी। लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो समझ आएगी सबको? अच्छा जी। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 30 जून 2010, 30 जून 2011। क्लियर हो गई थी एंट्रीज? डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कर ली है। अगले साल डेप्रिसिएशन की एंट्री होनी है। ओके। फिर उसके बाद पार्ट बी में उसने क्या मांगा है? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव। मतलब 11 आपका करंट ईयर है और 10 आपका कंपैरेटिव ईयर होगा। क्या सिर्फ बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट मांगे हैं कि इनकम स्टेटमेंट के भी मांगे हैं? सिर्फ बैलेंस शीट के मांगे हैं, तो सिर्फ बैलेंस शीट के बनाने हैं, इनकम स्टेटमेंट के बनाने की जरूरत नहीं। बनाए जरा, टेबल आपके पास मौजूद है, एंट्री आप पास कर चुके हैं। 2010 में राइट टू यूज क्या आएगा बच्चों? 20 मिलियन। 11 में भी 20 मिलियन, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी। बस समझ आ गई बात है? हो गया। अच्छा जी। अब बच्चों लाइबिलिटीज को जरा ध्यान से समझना आपने। सबसे पहले हम 2010 के एंड पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? 2010 के एंड पे खड़े हैं। तो 2010 के एंड किस तारीख को होगा?
तो ये आपकी टोटल लाइबिलिटी है, ऐसी है। लेकिन हमने टोटल बैलेंस तो नहीं लिखना, करंट और नॉन करंट लिखना है। तो मुझे बताएं करंट फिर क्या होगा। अगले साल जो दो किस्तें पे करनी है वो दोनों 12 महीनों के अंदर अंदर पे करनी है। तो दोनों किस्तों का टोटल जो होगा वो करंट पोर्शन। तो फिर नॉन करंट पोर्शन ये किस्तें होंगी, नहीं, ये नहीं। दूसरी किस्त के सामने जो बैलेंस लिखा हुआ है ये नॉन करंट पोर्शन है। तो ये बात सुनाइए। पहले तो ये होता था कि भाई तीसरे कॉलम में जो अगली वैल्यू है वो करंट है और साथ वाली नॉन करंट है। लेकिन अब अगली दो करंट है। क्यों बोला? क्योंकि वो दोनों अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पे होनी है। तो बच्चों इन दोनों को जमा करेंगे, 1.28 मिलियन और 1.37 मिलियन। समझ आई? और अगर क्वार्टरली किस्तें हुई तो अगली फिर चार किस्तों को टोटल करेंगे, क्योंकि वो चारों किस्तें अगले 12 महीनों में पे होनी है। समझ आ रही बात? और नॉन करंट पोर्शन फिर कौन सा होगा? जो चौथी के सामने टोटल होगा। हाँ जी बच्चों, 2010 में आपका करंट पोर्शन कैसे निकलेगा जी? 2662248, ये कैसे निकालेंगे बच्चों? इन इन दोनों को जमा करेंगे। हाँ जी, वो क्लियर है सबको? और नॉन करंट पोर्शन क्या होगा बच्चों? 15006,585, ऐसी है। और 2011 में इन दोनों को जमा करेंगे तो ये करंट पोर्शन है। और दूसरी के सामने जो लिखा हुआ है 11.96 मिलियन, ये नॉन करंट पोर्शन। तो समझ आई है? क्या नहीं समझ आई? अब बनाना है बच्चों नोट। फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2011, ऐसी है। अच्छा जी। इसमें बच्चों 2 साल आएंगे। 2 साल क्यों आएंगे? एक 2010 और एक 2011। कॉस्ट या दी वैल्यूड अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस 2010 में था, नहीं था। एडिशन में आया था, कितना आया था? 20 मिलियन। फिर
क्लोजिंग बैलेंस। और यही 20 मिलियन अगले साल का क्या हो रहेगा? ओपनिंग बैलेंस। एडिशन कोई नहीं। और ये क्या हो रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 13। ठीक हो गया जी। ठीक हो गया जी। ये लिखना है। और उसके बाद क्या जी? हाँ जी, विद इन 1 ईयर कितनी है जी? हम कहाँ पढ़ खड़े हैं जी? 10 के पे खड़े हैं, तो ये 2 पेमेंटें हो चुकी हैं। ऐसी है। बाकी पेमेंटें कितनी आती हैं? आवाज नहीं आई। विद इन 1 ईयर कितनी पेमेंट करनी है? ठीक है जी। और आएगी जी 5 to 6। 2011 में।
हाँ भाई, समझ आ गई सबको? अब उसके बाद क्या आना भला? सबसे पहली बात क्या नहीं है जी? नेचर में क्या लिखेंगे? दूसरी बात क्या लिखनी है? दूसरी बात। तीसरी बात है। आगे। नेक्स्ट। ठीक हो गई? ये 5 बातें हमने बतानी है। वो बताने की जरूरत नहीं, नंबर पे 4 मिनट तो नहीं बनाते हम। नंबर पे 4 मिनट बताते होते हैं। अमाउंट पे 4 मिनट बताते हैं बस। बस समझ आ गया सवाल? 5A क्लियर है? नहीं समझ आई? अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी। मिस्टर ए एंटर्ड इनटू ए लीज अरेंजमेंट फॉर विच फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। फेयर वैल्यू फैसिलिटी कितनी है जी? 1.5 लाख। डेट ऑफ एग्रीमेंट, ये कम जनवरी 2005। लीज पेमेंट आर 30,000 पर एनम इन अरियर्स एंड लमसम ऑफ 58,424 ऑन 31 दिसंबर 2009। ये पेमेंटें करनी है आपने हर साल और आखिरी पेमेंट आपने ये करनी है। यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर। ऑनरशिप ऑफ एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ इस टाइम। इसका मतलब बच्चों ये पैसे ऑनरशिप ट्रांसफर करने की वजह से पे करने पड़े। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 10%। लीज टर्म इज 5 ईयर्स। हाँ जी। किस पे डिवाइड करेंगे? यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करें। क्यों? ऑनरशिप के ट्रांसफर होने की बात हो रही है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज इन द लेसिस बुक फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2005 एंड 31 दिसंबर 2009।
प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स एंड नोट्स एज ऑन 31/12/2005. If more than one payment are on the same date, then simply combine them while preparing the finance charge allocation table. ठीक है जी? वो कहता है अगर दो पेमेंट सेम डेट पे आ रही है तो दोनों को जमा कर लें. ठीक है जी? तो सबसे पहले तीन क्या काम कर लें, कौन कौन से? लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट और टेबल. जल्दी करें. लीज पेमेंट क्या बनती है? 208424. ठीक है जी? अच्छा, और प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट 30,000 की सारी पेमेंट डिस्काउंट होंगी, उस पेनल्टी का फॉर्म लगेगा. लेकिन ये जो 58,000 की पेमेंट है ना, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्म लगेगा. ऐसी है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + r की पावर -1. ये वाला फॉर्म लगाएं. नहीं, टेबल आखिरी जो पेमेंट होगी बच्चों 88,424 की होगी, क्योंकि दोनों पेमेंट सेम डेट पे हैं तो दोनों को हम ऐड कर लें. ठीक है जी? अच्छा, इस सवाल में देखें, ये पेमेंट हो सकता है कि ऑनरशिप के ट्रांसफर की वजह से देनी पड़े. ऐसी है. लेकिन पहला सवाल हमने किया था, अगर आपको पहला सवाल याद हो, इसमें भी ऑनरशिप ट्रांसफर हुई थी, याद है? लेकिन इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर के अल्लाह से कोई पैसे नहीं थे. हो सकता है कि इसमें ऑनरशिप के ट्रांसफर के पैसे थोड़े थोड़े करके 2-2 हज़ार में जमा करके दे दिए हों कट. तो समझ आ रही बात नहीं कि नहीं आ रही? तो ऑनरशिप तो यहाँ पे भी ट्रांसफर हुई थी लेकिन सेपरेट पेमेंट कोई नहीं थी. लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो उसकी सेपरेट पेमेंट भी है. ठीक है जी? तो समटाइम हो सकता है ऑनरशिप ट्रांसफर हो लेकिन सेपरेट पेमेंट ना दी जाए, वो ऑलरेडी जो किस्तें दे रहे हैं उसके अंदर ही मौजूद है. मतलब अगर ये पेमेंट ना होती यहाँ पे तो क्या होता? तो फिर ये वाली कीमत 30,000 ना होती, ज्यादा होती. सोचो, क्योंकि फिर 30,000 ना होती, वो किस्तों में फिर पैसे ज्यादा ले रहा होता, वो 40-40 हज़ार ले रहा होता. ठीक है. तो जब वो सेपरेट पेमेंट ले रहा है तो इसका मतलब है किस्तें कम होंगी. तो समझ रही बात की? तो बच्चों, ये आप 88,424 की पेमेंट करेंगे तो जाके आंसर यहाँ पे 0 आएगा. आ गया जी? तीनों काम हो गए बच्चों. लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट और टेबल बन गया. अब अगला काम क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द लेसिस बुक फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2005 एंड 31 दिसंबर 2009. क्या ये कह रहा है कि 5 से लेकर 9 तक तमाम साल? नहीं,
5 की और 9 की। और उसने कहा है जी 5 का क्या करना है जी, फिक्स टैक्स बनाने हैं 2005 के। क्या उसने नोट मांगा? ठीक है जी, ये जरा बनाए, शाबाश। हाँ जी, एंट्रीज 2005 की। राइट टू यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, और 31 नंबर पे लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और साथ ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर 2009 की एंट्री करनी है, तो 2009 की एंट्री के लिए बच्चों ये वाली लाइन सामने होना जरूरी है। ऐसी है। तो 2009 में बच्चों लीज लाइबिलिटी 80,385 से डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 8039 से डेबिट, कैश 88,424 से क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नहीं, वैसे वो कब 2000, ये उसमें 10 साल है कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये इसमें 5 साल है, ठीक है, हाँ करना चाहे कर लें, कोई मसला नहीं। उसमें आ गई थी 31 नंबर 2009, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट्स, राइट ऑफ यूज डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। करंट नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी? ये टोटल लायबिलिटी है पहले साल के एंड पे, उसमें से ये करंट है और ये नॉन करंट। ऐसे 16500 करंट पोर्शन, 118500 नॉन करंट पोर्शन। अच्छा, इसके बाद नोट बनाना बच्चों, बना लिया, और साथ वो डिस्क्लोजर देना। समझ आ गया जी? अच्छा, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6A, ये आपका होमवर्क है। क्या? हाँ, क्या हुआ? क्यों? क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। यहाँ पे जो नया पंगा है वो क्या है? क्वार्टरली पेमेंट्स। क्लियर जी? तो समझ आ गया जी? लीज गया,